आज का पुस्तक वितरण समारोह श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी जी के जन्म दिवस की स्मृति में रखा गया है। मुझे पिताजी पापा छोड़ने भी जाते थे स्कूल। 2-3 बातें हैं यहाँ पर। एक, दो और 3। आजकल तो बच्चे वीडियो से ही सीख लेते हैं। मोबाइल की आदत तो हर बच्चे को लगी हुई है। ऐसे माने में आप किताबों पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जो कुछ सीख रहे हैं गॉसिप से, मोबाइल से, लेकिन ये भी दिखता है ये बबल है जो चलता नहीं, फट जाता है। तो फिर वो आते हैं और समझना चाहते हैं कि सचमुच क्या है जो हमारे लिए अच्छा है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, पिता को भी बड़ा होना पड़ेगा। Good afternoon to one and all present here. सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे विद्यालय के संस्थापक श्री हरिदत्त शर्मा जी, श्रीमती सीता त्रिपाठी जी और आचार्य प्रशांत जी का गुलदस्ते के साथ स्वागत करें। उनके भाई श्री निशांत त्रिपाठी जी का सर स्वागत करेंगे फूलों के साथ। सर का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमारे संस्थापक श्री हरिदत्त शर्मा जी माननीय श्री आचार्य जी के पिताजी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि के समय सभी छात्र खड़े हो जाएं और हाथों को जोड़कर उनके लिए प्रार्थना करें। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज का पुस्तक वितरण समारोह श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी जी के जन्म दिवस की स्मृति में रखा गया है। प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन द्वारा छात्रों को श्रीमती सीता त्रिपाठी जी और आचार्य प्रशांत जी की ओर से आचार्य प्रशांत जी की बेस्ट सेलिंग बुक इनफाइनाइट पोटेंशियल अनलिमिटेड सक्सेस भेंट की जाएगी। अब मैं श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी जी, जो कि आचार्य जी के पिताजी हैं, पूजनीय पिताजी हैं, उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। कहाँ से शुरू करें बात? उनकी विशेषता थी उनकी मौन उपस्थिति, अपने होने का कम से कम एहसास कराना, घंटों चुप बैठकर बस देखना और सुनना, और कोई बात छेड़ दी जाए तो उनका संक्षिप्त सा ऐसा उत्तर देना जिसमें ऋषि सी गहराई भी होती और बालक समान भोलापन भी। उनका मौन देखकर कौन कहता कि वह प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर संघ के अध्यक्ष के तौर पर श्री नारायण दत्त तिवारी से लेकर मुलायम सिंह यादव जी तक के सामने बेखौफ दहाड़ने के लिए प्रसिद्ध थे, और राजनेताओं और नौकरशाही से तमाम तरह की मुठभेड़ों की कीमत भी जिन्होंने निडरता से चुकाई। गलत बात के सामने चुप रह जाने की सलाह उन्हें खूब दी गई, पर
संसारिक व्यावहारिकता की अपेक्षा उन्होंने कष्टप्रद विद्रोह को चुना। प्रशासनिक सेवा में उन्हें कभी आना ही नहीं था। बतौर छात्र उनका दिल था फिजिक्स और कविता में। नेतृत्व क्षमता दर्शाते हुए प्रदेश की छात्र राजनीति में भी बड़ा नाम और पद रखते थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शीर्ष अंकों से स्नातकोत्तर करने के बाद वे एक महत्वपूर्ण विषय पर पीएचडी कर रहे थे। अकस्मात उनके विद्वान गाइड की मृत्यु हो गई। प्रोजेक्ट संवेदनशील था, फंडिंग आदि में अड़चन आने लगी। आप अति साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से थे और स्वाभिमान ने बहुत दिन तक दूसरों से मांगना स्वीकार नहीं किया। हार कर प्रशासनिक सेवा स्वीकार कर ली। उन्हें कैसे याद करें? एक विचारक, एक विद्रोही, एक पिता, एक कवि, कैसे? जब ये प्रश्न आचार्य जी से पूछा गया तो वे बोले, एक प्रेमी। उनकी सबसे बड़ी बात थी उनका मौन। संवेदनशील प्रेम, एकदम चुप प्रेम, इतना नाजुक प्रेम जो थोड़े भी शब्दों का आघात सहन न कर पाए। उन्होंने 200 से अधिक कविताएं, कहानियां और लेख लिखे। कविताएं सर्वोच्च कोटि के साहित्य की श्रेणी की हैं, पर ये सारा कृतित्व उन्होंने बहुत ही कम लोगों को दिखाया। प्रकाशित करना तो कभी चाहा ही नहीं। उनकी कविताएं उनके मूक प्रेम का गीत हैं। आचार्य प्रशांत के सृजन में श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी जी को सदा याद रखा जाएगा। प्रशांत अद्वैत संस्था को उनका योगदान बहुत आधारभूत रहा और सबसे बड़ा योगदान तो यही कि उन्होंने संस्था को आचार्य प्रशांत दिए। और अब मैं आचार्य जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मुझे पता है शब्द बहुत छोटे हैं, आचार्य जी बहुत बड़े हैं, पर फिर भी कुछ उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। आचार्य प्रशांत नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आचार्य प्रशांत जी आज विश्व में आध्यात्मिक सामाजिक जागरण की शक्तिशाली आवाज़ हैं। तालियां हर बात पर होनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हमारे बीच में है। जितना आप इनके बारे में जानेंगे उतना ही कम है। जैसे समंदर को हम नहीं पहचानते, ऐसे ही आचार्य जी के बारे में बोलना भी बहुत थोड़ा होगा। वे 150 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें से कई राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग शीर्षक जैसे कर्म, भगवद गीता और वेदांत आदि शामिल हैं। आचार्य प्रशांत आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं और एक पूर्व सिविल सेवा अधिकारी भी हैं। और 4 करोड़ फॉलोवर्स के साथ विश्व के सबसे अधिक फॉलोवर्स वाले आध्यात्मिक वक्ताओं में से एक भी हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उन्हें देख पा रहे हैं और जल्द ही सुन भी पाएंगे। अब मैं आचार्य जी को आमंत्रित करूंगी कि वो हमसे कुछ कहें।
बैठिए बैठिए बैठिए। सबसे ज़्यादा मैं चाहता रहता हूँ आपकी ही उम्र के बच्चों, किशोरों, नौजवानों से बात करना, लेकिन सबसे कम मौका मिलता है। तो जब शिक्षण की मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी तो उसमें मेरा लक्ष्य कॉलेज के छात्र ही थे। स्कूलों में जाकर भी हमने अपने लाइफ एजुकेशन के कार्यक्रम कुछ चलाए, पर स्कूलों में कई कारणों के होते उतना ज़्यादा हम विस्तार नहीं ले पाए। तो जो काम था होलिस्टिक लाइफ एजुकेशन का, वही काम जिसका परिणाम आप इन किताबों के रूप में यहाँ पर देख रहे हो, तो वो काम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आगे बढ़ गया काफ़ी, और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गया। स्कूलों में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हो, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा यही था कि ये चीज़ 25 साल वालों से ज़्यादा, 18 साल वालों से ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा कारगर है, उपयोगी है। वो बच्चे जो अभी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं में हैं, आप लोग किस क्लासेस से हैं? हाँ, तो यही जो आयु वर्ग है, एज ग्रुप है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल सही जगह पर होता है जहाँ उसे ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें पता चलें। क्योंकि अगर अभी नहीं समझा तो आने वाले बरसों में आप लोगों को कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं। उन फैसलों में कई बार दिक्कत आ सकती है, गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों से क्लास 8th 10th 11th जो भी आप लोग हैं, आप लोगों से रूबरू खड़ा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत बुरा नहीं लग रहा होगा। कैसा लग रहा है? ज़िंदगी बहुत तेज़ी से उड़ती है, तो ऐसा लग रहा है बहुत साल नहीं बीते हैं, मैं भी ऐसी ही कुर्सियों पर होता था, यूनिफॉर्म पहन करके, सुबह सुबह नहा करके और टिफ़िन पैक करके। और कई बार मुझे पिताजी, पापा छोड़ने भी जाते थे स्कूल। बढ़िया, अच्छा है। तो 2-3 बातें हैं यहाँ पर। 1, 2 और 3, और तीनों में बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है। उन्होंने इसको बहुत इज्जत दी और इससे ये तैयार हुआ है। जैसा भी हुआ है, अच्छा बुरा, पर हुआ इन्हीं से। जो एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, लोग पूछते हैं कि आप जीवन शिक्षा की दिशा में कैसे आ गए। जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो आपकी प्रोफेशनल पृष्ठभूमि है, उसके हिसाब से
तो आपको कुछ और कर रहा होना चाहिए था, आप ये क्यों कर रहे हैं? उसकी बड़ी खास वजह ये है कि मुझे दुनिया की बहुत सारी व्यर्थ चीज़ों से बचा कर रखा गया, इंसुलेटेड रखा गया, और उन चीज़ों की जगह मुझे किताबें दी गई बचपन से ही। इस वक्त भी जो मेरा अपना कमरा है जहाँ मैं रहता हूँ, अच्छा आप लोग थोड़ा सा तुक्का लगाइए, गेस करिए उसमें कितनी किताबें होंगी, मेरे रूम में कितनी बुक्स होंगी? 100, 200, 250, 500, क्या 1000? मामला 1000 तक पहुंच गया, बाप रे बाप। एक रूम में 1000 बुक्स, एक रूम में 500। एक कमरे के अंदर 500 किताबें कैसे आ सकती हैं? आ सकती हैं। मेरे कमरे में इस वक्त भी 3000 किताबें हैं। और किताबों के 1, 2, 3, 4, 5 स्टैक्स मेरे कमरे के अंदर हैं, वो दीवार पे ही लगे हुए हैं और उनमें किताबें रहती हैं। पूरी पूरी दीवारें जितनी हैं, बड़ा कमरा है थोड़ा, पूरी दीवारें जितनी हैं उन पे किताबें ही किताबें लगी हुई हैं। और जब मेरे कमरे से आप बाहर निकलो तो बाहर निकलते ही जो गलियारा है उसमें भी फिर किताबों की ही अलमारियां रखी हुई हैं। तो एक तरह से मैं बच गया, मुझे बहुत बचा के रखा गया, क्योंकि मन जो होता है ना, खास तौर पर आपकी उम्र में, वो बहुत उत्सुक होता है, क्यूरियस रहता है ना, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो, आप दुनिया के बारे में जानना चाहते हो। इसीलिए तो हम इतनी सारी गॉसिप करते हैं एक दूसरे से। क्लास में टीचर्स डांटते हैं ना, यू देयर एट द बैक कीप क्वाइट। आपको नहीं बोल रहा हूँ, टीचर्स ऐसा बोलते हैं ना। तो हम क्लास में पीछे बैठकर या जब भी मौका मिले तो गॉसिप क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि हमारे कान लगातार कुछ सुनने को आतुर हैं। कुछ बताओ, कुछ बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी बताओ। और आमतौर पे हमें जो बताया जाता है वो बहुत काम का, बहुत वैल्यू का नहीं होता ना, इधर उधर की ही बहुत बहुत साधारण से, और कई बार तो नुकसानदेह विषयों पर हम गॉसिप करते रह जाते हैं। मैंने भी करी है खूब भाई, तो मैं जानता हूँ उसमें कोई हमारी आपकी आपस की बात है, उसमें कोई छुपा छुपी नहीं। और इसको जानने वालों ने एक स्पॉन्ज की तरह बोला है। स्पॉन्ज जानते हो ना? स्पॉन्ज क्या होता है? कई लोगों ने वॉशरूम वगैरह में देखा होगा। स्पॉन्ज होता है एक फोम का मटेरियल जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। तो उसको पानी वगैरह में डाल दो तो क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो हमारा माइंड है, जिन्होंने आपको समझा है, आपकी एज को समझा है, हमारे माइंड को उन्होंने कहा ये स्पॉन्ज की तरह होता है, ये एब्जॉर्ब करता है। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ स्पॉन्ज क्या एब्जॉर्ब करेगा? सिर्फ पानी करेगा? अगर मैं उसको मान लो कीचड़ में डाल दूं तो? अगर कीचड़ में डाल दूं तो क्या करेगा? वो कीचड़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं उसको केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में डाल दूं तो क्या करेगा? उसको जिस भी चीज में डाल दो वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जब माइंड स्पॉन्ज जैसा हो तो बहुत जरूरी हो जाता है ना कि उसको गलत चीज में न डाला जाए, क्योंकि वो ऐसा नहीं होगा कि तुम उसे डाल दोगे और बाहर निकालोगे तो वो एकदम फ्री हो जाएगा उस चीज से। नहीं, वो जिस चीज के कांटेक्ट में आ गया, जिस चीज के संपर्क में आ गया, उस चीज को वो फिर अपने अंदर ले लेगा। फिर भले ही उसको उस चीज से अलग करो, लेकिन वो चीज अब उसके अंदर घुस गई है। और एक खतरनाक बात हो सकती है ना, ये अच्छी बात भी हो सकती है। सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपने माइंड को किस चीज से संपर्क, कांटेक्ट दिया।
तो मैं इस मामले में थोड़ा किस्मत वाला था, लकी था, कि मुझे कांटेक्ट करने को मिला बहुत सारी किताबों से और अच्छी किताबों से। तो दुनिया जहान की बहुत सारी बातें जो आमतौर पे मेरी एज के बच्चों को पता होती थी, उनसे मेरा कोई नाता ही नहीं रहा, मुझे वो बातें पता ही नहीं होती थी। और वो बातें न पता हो तो बेहतर है, आपको क्यों पता होनी चाहिए? बहुत सारी बेवकूफ़ी की बातें दुनिया में चल रही हैं भाई। तब तो इंटरनेट नहीं था, अब इन्फॉर्मेशन एज है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, वो सब कुछ जो अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी है कि आपको पता हो? दुनिया की हर चीज़ जानने लायक होती है क्या? पर दुनिया की वो चीज़ें जो जानने लायक नहीं होती हैं, वही हम तक ज़्यादा तेज़ी से पहुँचती हैं। ये जीवन का एक नियम है कि गंदगी ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, सफाई बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और सफाई बहुत मेहनत से करनी पड़ती है। गंदगी अपने आप फैल जाती है। फैलती है कि नहीं फैलती है? आप अभी ये यूनिफॉर्म्स पहन के बैठे हो, आपको क्या पता लग रहा है कि ये गंदी हो रही हैं धीरे धीरे? और इनको गंदा करने में कोई मेहनत नहीं करनी, बस इन्हें दिन भर पहने रहिए, आप पाओगे शाम को गंदी हो गई। लेकिन इनकी अब जब सफाई होगी तो उसे मेहनत लगती है। गंदगी अपने आप हो जाती है, सफाई मेहनत से करनी पड़ती है। यही काम इन्फॉर्मेशन के साथ हो रहा है। गंदी इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है। गंदी माने जो दिमाग को ख़राब करे, जो आपके भीतर बैड वैल्यूज़ को घुसेड़ दे, स्थापित कर दे, इम्प्लांट कर दे, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। वो इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ और पहुँचे, क्योंकि माइंड क्या है? स्पॉन्ज। वो कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ही, कुछ तो करेगा ही। अगर आप उसको अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब करने में बिजी नहीं रखोगे तो वो क्या करेगा? घटिया चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगा। और माइंड जिस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। जो कंटेंट ऑफ माइंड होता है, माइंड ने एब्जॉर्ब क्या कर लिया, वही चीज़ ज़िंदगी बन जाती है, वही चीज़ फिर हमारी किस्मत बन जाती है। अब एक किताब क्या होती है, एक अच्छी किताब क्या होती है, हम उसकी डेफिनेशन समझते हैं। टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक्स तो आप पढ़ते ही हो, तो ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक्स के आगे एक अच्छी किताब क्या होती है? एक अच्छी किताब होती है किसी व्यक्ति ने, किसी बहुत अच्छे आदमी ने, किसी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी ने, किसी बहुत बहादुर, बहुत मेहनती आदमी ने अपनी जिंदगी का जो सबसे ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है वो निकाल करके, उसको डिस्टिल करके आपके सामने एक किताब के रूप में रख दिया है। पहली बात, हमें आमतौर पे जो लोग मिलते हैं वो क्या बहुत ऊंचे होते हैं? क्या वो ग्रेट्स होते हैं? क्या वो हिस्टोरिकली टॉप 1% को बिलोंग करते हैं? नहीं करते ना। तो आमतौर पे हम बहुत एवरेज, कॉमन, मीडियोकर, साधारण, औसत लोगों से मिला करते हैं। और अगर साधारण मीडियोकर लोगों से ही मिलते रहोगे तो स्पॉन्ज क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? मीडियोक्रिटी, कॉमननेस। आप कॉमन ही बन के जीना चाहते हो क्या? आप तो निखर के सामने आना चाहते हो ना, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहते हो, आप टॉप पे जाना चाहते हो, आप आकाश, ऊंचाई छूना चाहते हो। तो हमें कॉमननेस से बहुत बच के चलना पड़ता है। कॉमननेस को जितना छुओगे वो कॉमननेस आपके अंदर उतनी घुस जाएगी। कॉमननेस से ऐसे बचना पड़ता है जैसे जहर से बचा जाता है। समझ में आ रही बात? और उससे बच नहीं पाओगे ये कह के कि नहीं 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 नहीं, जो नॉर्मल लोग हैं, मीडियोकर लोग हैं, मैं उनसे बात नहीं करता। आपको ये करना पड़ेगा कि जो ऊंचे हैं आप उनसे बात करते हो। अब ऊंचे लोग बहुत ज्यादा होते नहीं हैं दुनिया में। आप सोचो कि आप अगर किसी सचमुच बहुत अच्छे आदमी से मिलना चाहो तो कितनी तकलीफ आएगी? आएगी ना। पहली बात तो हो सकता है कि वो आपके 100 किलोमीटर के दायरे में रहते ही ना हो सकता है आपके 100 किलोमीटर के रेडियस में। ऐसे लोग जो सचमुच वर्थ मीटिंग है, ऐसे हो ही शायद 5-10 जिंदा लोग। और अगर वो होंगे भी तो उनसे मिलना कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा। अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, बहुत तकलीफें, नहीं मिलेगा। अब एक किताब क्या होती है कि हिस्ट्री में जो आज तक अच्छे से अच्छे लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का जो पूरा जूस है, हाँ, जो पूरा नेक्टर है, रस है पूरा, वो उन्होंने निचोड़ करके आपको
बस एक किताब में डाल करके दे दिया है। सोचो ये कितनी ज़बरदस्त, कितनी खास, कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है कि हमें एक कोई थोड़ी सी भी पर्सनालिटी हो जाती है जो अपने आप को ऊंचा बोलती है, थोड़ी सी भी, तो हमें उससे मिलने में भी बहुत तकलीफ आती है ना? आती है कि नहीं आती है? लेकिन जो हिस्टोरिकली ग्रेट पर्सनालिटी है उससे आप ऐसे मिल सकते हो। कैसे मिल सकते हो? ऐसे। कैसे? बस उसकी किताब खोलनी है। और इसी में उसकी ग्रेटनेस और महानता है कि वो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, महान से महान हो सकता था, उसको वो आपको देके चला गया है एक किताब की शक्ल में कि लो बेटा पढ़ो। अभी तो हालत ये है कि जिनको हम सेलिब्रिटी बोलते हैं, बहुत साधारण सा कोई सेलिब्रिटी हो, मान लो बस कोई टीवी एक्टर है, या कोई लोकल लेवल पॉलिटिशियन है, उससे भी मिलने के लिए 1-1 महीने का अपॉइंटमेंट लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? और कई बार तो उनके पास जाओ, बोलोगे हेलो सर, वो जवाब भी ना दें। लोगों को कहीं दिख जाते हैं, आपने देखा होगा, लोग उनके पास जाते हैं कैमरा लेकर के कि आपसे सेल्फी लेनी है, तो न्यूज़ आती है कि उन्होंने कैमरा फेंक दिया। ये सब होता है ना। और जबकि ग्रेटनेस की स्केल पर वो 100 पर शायद 30-40 होंगे बस। अगर 100 की ग्रेटनेस की स्केल लो तो ये हमारे आसपास जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी घूम रहे होते हैं, ये 30-40 से ऊपर के नहीं है, शायद उससे भी बहुत नीचे के। लेकिन 100 की स्केल पे जो 98 वाले, 99 वाले हैं, वो हमको बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, रेडिली अवेलेबल हैं। कैसे रेडिली अवेलेबल हैं? कैसे रेडिली अवेलेबल है? बुक्स। तो फिर हमारी समझदारी हुई क्या कि जो 98 वाला हमें आसानी से अवेलेबल है, हम उसको नहीं पढ़ रहे और हम जा करके 20-30 वालों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दो मिला रहे हैं। ये कोई समझदारी है? तो एक बुक का मतलब बस ये नहीं होता है कि आपने जो महान है उससे रिश्ता बनाया। बुक का मतलब ये भी होता है कि जो महान नहीं है, जहां कहीं भी आप पा रहे हो कि बहुत कुछ ऐसा है जो ऐसा ही है, सस्ता। आपने कहा मुझे तो उससे रिश्ता नहीं बनाना क्योंकि मैं अभी यंग हूं, टीनेजर हूं, मेरे पास जीने के लिए पूरी जिंदगी है, और मैं किससे इन्फ्लुएंस हो जाता हूं, इससे मेरी पूरी जिंदगी तय हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे बेवकूफ लोगों से, फालतू लोगों से, वर्थलेस लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। समझ में आ रही है बात? इंफॉर्मेशन एज बहुत घातक है। बहुत बहुत ज्यादा वर्थलेस लोग छा गए हैं और वो आपके रोल मॉडल्स, हीरोज, इन्फ्लुएंसर्स और इंस्पिरेशंस बन गए हैं। यही वजह है कि किताबें भी बहुत क्राइसिस में चल रही हैं। आप अगर अच्छे बुक स्टोर्स पे जाओगे और वहाँ पर उनके जो मैनेजर्स हैं उनसे आप बात करोगे, वो कहते हैं कि अच्छी किताबें पिछले 10 साल में बिकना बहुत कम हो गई हैं। अच्छा लिटरेचर, ऐसा जो जिंदगी बना दे, जो एक इंसान को बिल्कुल लोहा कर दे, मजबूत कर दे, उसका सारा डर निकाल दे, कि ऐसी किताबें बिकनी बंद हो गई हैं। उसकी जगह बहुत ही सस्ता साहित्य बिक रहा है। कोई एक सोशल मीडिया का बहुत साधारण सा इन्फ्लुएंसर होगा, वो भी 10 पन्ने की किताब लिख देगा, वो किताब बेस्ट सेलिंग हो जाती है। और वो किताब लिख दे, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किताब लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम पढ़ते बहुत कम हैं। हम पढ़ते बहुत कम हैं क्योंकि हमारा सारा टाइम चला जाता है, पहले टीवी पर जाता था, अब टीवी पर भी नहीं जाता। आपकी जनरेशन टीवी उतना नहीं देखती है, आपकी जनरेशन मोबाइल पे ज़्यादा लगी रहती है। मुझे लगता है कि आप में से बहुतों के पास तो अपना अपना मोबाइल आ ही गया होगा, अब तक नहीं आया तो बचे हुए हो। उसमें उदास होने की बात नहीं है अगर कुछ लोगों ने कहा ऐसे ये अच्छी बात है अगर अभी नहीं आया है। बुक्स आर द वे टू गो। पढ़ो पढ़ो। और पढ़ना कोई एग्जाम पास करने की बात नहीं होती है, टेक्स्ट बुक की बात नहीं होती है। मैं आज भी पढ़ता रहता हूं और मुझे पढ़ने को नहीं मिलता तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं उससे मुझे एक बड़ी शिकायत यह है कि उसमें मेरे पढ़ने का समय बहुत घट गया है। मैं बहुत पढ़ा करता था,
पिछले 10 साल में जो मेरी रीडिंग है वो कम हो गई है। पढ़ना तो आखिरी सांस तक है, क्योंकि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है। हम पैदा ही हुए हैं लर्न करने को, और हम किस लिए पैदा हुए हैं? क्या करोगे और जिंदगी में वरना? लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि 8th पास कर ली, फिर बोर्ड्स पास कर लिए, फिर जॉब लग गई। ये सब लर्निंग माने ये नहीं होता। लर्निंग इज द वेरी पर्पज ऑफ लाइफ। आप पैदा ही हुए हो लगातार सीखते रहने को, तो किताबें तो हमें आखिरी सांस तक अपने साथ लेकर के चलनी पड़ेंगी। समझ में आ रही है बात ये? मेरे घर में लाइब्रेरी थी, उसमें कुछ किताबें तो चलो मैं बच्चा था तो मेरे स्तर की थी, पर ज़्यादातर किताबें वो थीं जो आप पढ़ा करते थे और आपके ज़माने की, आपके कॉलेज के दिनों की। मैं वो भी पढ़ डालता था, समझ में आए समझ में ना आए मैं वो सब भी पढ़ डालता था। उसमें नोबेल प्राइज विनिंग लिटरेचर भी था, उसमें बुकर प्राइज विनिंग बुक्स थी, उसमें साइकोलॉजी भी था, फिलॉसफी भी था, पोएट्री भी थी, हिस्ट्री भी थी। और मैं दूसरी तीसरी में रहा हूँगा जब से उस लाइब्रेरी से मुझे थोड़ा प्यार हो गया था। और जब तक मैं आपकी उम्र में पहुँचा था, अब ऐसे गिनती करना तो मुश्किल है, पर अगर मैं कहूँ क्लास 10th, सैकड़ों किताबें मैंने पढ़ डाली होंगी आउटसाइड द टेक्स्ट बुक्स, आउटसाइड द टेक्स्ट बुक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ता था, टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ लेता था, पढ़ने में भी ठीक ठाक ही था, बोर्ड के भी रिजल्ट ठीक ठाक ही आ गए थे। लेकिन टेक्स्ट बुक्स के अलावा, टेक्स्ट बुक के बाहर तो एम्बेसडर कार बुलाई जाती थी। मुझे एक वाकया है बताता हूँ। तो हम रुद्रपुर में रहते थे, तो वहाँ से बहुत जब छोटा सा कस्बा था, वहाँ कुछ भी नहीं था, आज से 40 साल पहले की बात, बहुत छोटी सी जगह थी वहाँ। तो वहाँ इतनी कोई मार्केट वगैरह भी नहीं थी, तो आप शॉपिंग करने के लिए बरेली जाया करती थी, और वहाँ से हम लोग कई बार नैनीताल भी जाते थे। तो जब बरेली जाएं तो मेरे लिए बड़ा अट्रैक्शन ये होता था कि वहाँ से बुक्स खरीदी जाएंगी। और जो रोड थी रुद्रपुर से बरेली की, वो बड़ी गड़बड़ रोड थी और एम्बेसडर। और जब वहाँ से लौट रहे होते थे, मैं कार में आगे वाली सीट पे बैठता था, ड्राइवर के बगल वाली जो सीट होती है, और उसमें अंदर की लाइट जला के, जो केबिन लाइट होती है कार की, उसको जला करके जो बुक्स खरीदी होती थी उनको पढ़ता हुआ आता था। और वो रोड बड़ी गड़बड़ थी। जब रोड गड़बड़ होती है और आप पढ़ते हो तो आंखों को क्या होती है? प्रॉब्लम। तो जब तक हम वापस पहुँचते थे उतनी देर में मेरा सर दर्द हो रहा होता था। और ये एकदम एक नियमित रेगुलर बात थी कि हम बरेली से चले हैं और मैं गाड़ी में पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और उसमें मेरा सर दर्द हो रहा है, रोड गड़बड़ है, एम्बेसडर भी वाइब्रेट करने वाली। लेकिन एक नहीं तो क्या करूं, नहीं तो क्या करूं, ट्रैफिक को देखूं, और ट्रैफिक में जो ट्रक के पीछे शायरी लिखी होती है उसको पढ़ के मिर्जा गालिब बन जाऊं? क्या करूं? पढ़ूं नहीं तो क्या करूं? ऊंचे लोगों की संगति नहीं करूं तो किसकी करूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो। आपके सामने एक ग्लास में ऑरेंज जूस रखा हो और दूसरी ग्लास में कीचड़ रखा हो, आप किसकी ओर हाथ बढ़ाओगे? बस यही बात है बुक्स के साथ। मैं डराना नहीं चाहता, मैं सिनिकल नहीं हो रहा हूं, मैं कोई आपको निगेटिव संदेश नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात बोलता हूं, ये दुनिया बहुत बड़ा समंदर है कीचड़ का, बहुत बड़ा। और आप अभी फिर भी बहुत पाक साफ हो, जैसे आपकी यूनिफॉर्म साफ है ना, और जैसे आपके चेहरे धुले धुले हैं, बहुतों को तो मम्मी ने साफ ऑफ करके भेजा है, वैसे आप अभी साफ हो। और दुनिया क्या है? कीचड़ का समंदर है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे गंदे होते जाओगे। गंदे मत होना, गंदे मत होना। उनके पास जाना जो खुद साफ रहे हैं,
वही तुम्हें भी साफ रख पाएंगे। जिसको हम आम आदमी कहते हैं, वो बेचारा गले तक कीचड़ में धंसा हुआ है, उससे आपको सफाई नहीं मिल पाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप साफ हो जब जाओ तो आप उसकी मदद करो कि आओ मैं तुम्हें भी बाहर निकालता हूं। कोई दलदल में फंसा होता है तो आप उसको हाथ देते हो ना कि आओ मैं तुम्हें बाहर खींच रहा हूं, पर आप खुद भी अगर दलदल में हो तो उसे बाहर नहीं निकाल सकते, या निकाल सकते हो? कोई डूब रहा हो, उसकी मदद करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी टांगें किसी मजबूत जगह रखी हो, है ना? तब आप हाथ दे के उसको बाहर निकाल सकते हो। तो अपनी सफाई को बचाने में, अपनी इनोसेंस को बचाने में बहुत सतर्क रहना। दुनिया नहीं तो बिल्कुल गंदा और काला कर देगी, आपको करप्ट और कनिंग बना देगी। और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी, दुनियादारी। जो बच्चा जरा सीधा भोला होता है उसको कहते हैं अरे ये कुछ नहीं, बेकार निकलेगा, इसको सब बेवकूफ बना देंगे। और जो टेढ़ा होने लगता है उसको कहते हैं ये बहुत बढ़िया है। वो करप्शन अपने भीतर मत आने देना, अपनी इनोसेंस को बचाओ। और उसके लिए उनके पास जाओ जो जीवन भर इनोसेंट रहे आए। फिर बोल रहा हूं, बुक्स। और बुक्स भी सारी नहीं। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया से या गॉसिप से कहीं बेहतर है बुक्स। और बुक्स में भी कह रहा हूं सारी बुक्स नहीं, उसमें भी फिल्टरिंग होनी चाहिए। उसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन लोग हैं जो पढ़ने लायक हैं। उसके लिए गूगल आपके काम आएगा। गूगल करिए क्लासिक्स फॉर टीन्स, एब्रिज्ड वर्जन्स फॉर टीन्स। और सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया भर का लिटरेचर पढ़िए, उसी से जिंदगी बनती है। नहीं तो ये सब चीज़ें, मैंने उससे लड़ाई कर ली, उसने मेरा पेन ले लिया, ओ शी इज़ सो जेलस ऑफ मी, इस बार मेरा कितना परसेंट आएगा, मैं बहुत एंशियस हूँ, ये सब ना, ये इसमें कुछ नहीं रखा। अच्छा उसने अभी अभी नई वॉच ली है, ओ ही इज़ ट्राइंग टू शो ऑफ, बाप के पास ज़्यादा पैसा है तो हमें क्यों दिखा रहा है। यही सब तो होता है ना कंटेंट ऑफ गॉसिप। अब वो बंदा है, वो भी अपना नया हेयर कट करके आया है, और वो बाकी सब, कोई उससे कह रहा है वाओ मैन डूड, और कोई बोल रहा है क्या बेवकूफ़ लग रहा है, ये क्या कर लिया। कोई इसी पे बात करे जा रहा है कि क्रिकेट में क्या चल रहा है, ये बात वो बात। क्या करोगे? मूवी रिलीज हुई है, घंटों 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 उसका डिसेक्शन हो रहा है और उस पर बातें चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। इसमें आपको कुछ अच्छा ऊंचा नहीं मिलता है। उसी समय पर मेरे इर्द गिर्द भी ये सब चल रहा होता था। जब मेरे इर्द गिर्द ये चल रहा होता था तो मुझे पता भी नहीं होता था, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, किताब खुली हुई है और मैं उसमें घुसा हुआ हूं, और आसपास दुनिया का जो भी खेल है वो चल रहा होता था। और मालूम है, दुनिया का वो खेल भी बेहतर तभी समझ में आता है जब किताबों से रिश्ता बन जाता है। जो दुनिया के खेल में डूबे रहते हैं, वो डूबे जरूर रहते हैं, लेकिन उन्हें दुनियादारी को समझ में नहीं आती है। जस्ट बिकॉज यू आर इन्वॉल्व्ड इन समथिंग डज नॉट मीन दैट यू अंडरस्टैंड इट। इन्वॉल्वमेंट एक बात होती है, अंडरस्टैंडिंग दूसरी बात होती है। दुनिया में कितने भी इन्वॉल्व हो जाओ, उससे ये नहीं है कि समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। समझ तो उन्हीं के पास जाकर मिलेगी जो समझदार थे। और दुनिया में समझदार कुछ मुट्ठी भर ही लोग हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, विजडम, मैच्योरिटी, ये रेयरिटीज होते हैं। ये टॉप 0.1% को बिलोंग करते हैं। ये ऐसी चीज नहीं है कि पैदा हुए हो तो समझदार तो अपने आप हो जाओगे। नहीं, आम आदमी पैदा हो जाता है, हो सकता है वो 80 साल 100 साल जिए, 80 साल 100 साल जी के मर जाता है, वो समझदार नहीं होने पाता। द सेम थिंग अप्लाइज टू लव। ऐसा भी नहीं है कि पैदा हुए हो तो अपने आप तुम प्रेम सीख जाओगे, वो भी सब नहीं है। और धीरे धीरे आप लोग अब उस एज में आओगे जहां आपको क्रश वगैरह होना शुरू होगा। वो बहुत साधारण, बहुत मीडियोकर बात है, बहुत एनिमलिस्टिक बात है। वो लव ऐसा शब्द होता है जो जिंदगी बना भी सकता है और बहुत बुरी तरह बर्बाद कर, तबाह कर सकता है, आदमी को कहीं का ना छोड़े। वो भी क्या चीज है वो तभी समझ में आएगी जब उनसे सुनोगे जिन्होंने लव, प्रेम के सही अर्थ
का अन्वेषण किया, सही मीनिंग को एक्सप्लोर किया। नहीं तो लव के नाम पे फिर आप जाकर के कहां कीचड़ में लौट आओगे, कुछ पता नहीं। और आपको यही लगेगा, यू नो, डज ही लव मी, डज ही नॉट। वो देखा नहीं, वो गुलाब को लेकर के करते हैं पत्तियां, ये इस स्तर का फिर प्रेम रह जाता है। और 8th 10th तक आते आते आजकल तो ये बात समझ रहे हो? मुझे यहां से देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक फ्रेश बर्ड्स बेदिंग इन सनशाइन। छोटे नन्ही कोपले हैं और आप पे अभी जाड़े की धूप पड़ रही है। आपको देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य सुनहरा है। पर मैं साथ ही आपको सावधान करना चाहता हूं, बहुत सुनहरा, बहुत उज्जवल और बहुत उन्नत हो जाने की संभावना हम सब में होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो संभावना को साकार कर पाते हैं। मैं चाहता हूं आप में से हर एक अपनी पूरी और उच्चतम संभावना को साकार करे। और अगर वो संभावना रियलाइज होनी है, मटेरियलाइज होनी है, तो उसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? उनके पास जाओ ना, जिन्होंने सचमुच जिंदगी को दम से, हौसले से, मजबूती से, ऊंचाई से जिया। उन्हीं के पास जाना पसंद करोगे ना? हाँ, तो उनके पास जाने का जरिया किताबें ही हैं, क्योंकि वो लोग, बहुत सारे तो अब उनमें से हैं नहीं दुनिया में। जो भी लोग वर्दी लोग दुनिया में हुए हैं, उसमें से 99% तो हिस्ट्री में हुए हैं। उनको अब कहां से मिलने जाओगे? और जो 1% उनमें से जिंदा हैं, वो आसानी से आमने सामने बात करने के लिए मिलते नहीं। तो उसका फिर एक ही तरीका है, किताबें किताबें किताबें। रीड एज मच एज यू कैन। डोंट ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड कि मेरे आसपास वाले सब तो ये कर रहे हैं, मैं रीडिंग क्यों करूं? जो करता है करे। आप कहो, आई हैव द बेस्ट कंपनी पॉसिबल ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन एंड द ग्रेटेस्ट वुमन पॉसिबल। मैं उसके साथ हूं। दुनिया जा रही है इधर उधर, मॉल में जा रही है, मेले में जा रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम विथ समवन आई ट्रूली रिस्पेक्ट एंड लव। आ रही बात समझ में? अब रोहित, मेरे लिए क्या सलाह है? आगे बात करूं, आप लोग मुझसे सवाल लूं, या अभी के लिए काफी हो गया ये? हाँ जी सर, मीडिया पर्सन यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हाँ हाँ बेशक। हैं। हाँ बेशक। हाँ, नहीं, मैं यहीं से बात कर लूँगा। और मुझे बता देना कैसे करना है, क्योंकि मैं तो अभी 5 घंटे और बोलता रह सकता हूँ, तो समझता हूँ। सही है भाई, खुशकिस्मत है कि हम आपको सुन पाए। बहुत बोर किया आपको? कितने लोगों को लग रहा है कि बात थोड़ी बहुत भी समझ में आई है? चलो, जितनों ने हाथ उठाया उनमें से आधों को भी अगर आई हो तो मेरा दिन तो सार्थक हो गया। बढ़िया। मैं कहा करता हूं बहुत बार कि जब मैं आपकी उम्र का था तब मुझे कोई अपने जैसा मिला होता तो मैं पता नहीं क्या बन गया होता। मुझे अपने जैसा कोई नहीं मिला क्लास 8th 10th 12th में, पर अगर आपको कोई मिल रहा है तो फायदा उठा लो, है ना? प्रशांत सर, ये अनलिमिटेड सक्सेस को लेकर के आपने एक किताब आज इसको लॉन्च किया है, क्या है किताब के अंदर? तो आपने पूछा कि ये जो अनलिमिटेड हमारी किताब है जो आज बच्चों को वितरित होगी, इसमें क्या है? इसमें उन सब चीज़ों को संबोधित किया गया है जो कि एक किशोर, टीनेजर या जवान व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी मानता है, और फिर हमने उनको परखा है कि सचमुच वो चीज़ें कितनी ज़रूरत और महत्व की हैं, और वहाँ से फिर ये निकल के आता है कि क्या है जिसको हटाओ। वेदांत की प्रक्रिया ही होती है ना, निगेशन, नीति। तो जो काम का नहीं है उसको हटाने की कोशिश की गई है, और फिर छान कर वो सब लाया गया है जो एक जवान आदमी के लिए सचमुच ज़रूरी है। आचार्य जी, पिता और बच्चे का रिश्ता कैसा होना चाहिए? आपके जीवन में इस रिश्ते का क्या मायने है? देखिए, पिता को अगर बच्चे को सचमुच एक काबिल इंसान बनाना है तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है पिता को भी बड़ा होना पड़ेगा। पिता को खुद अपनी लर्निंग की यात्रा पे होना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि बच्चा एक
काबिल और लायक इंसान बन के निकले। तो बच्चा पैदा करना लगभग ऐसा ही है कि अब आपको जिम्मेदारी मिल गई है रचना की, क्रिएटर हो गए हो अब आप। आपने सिर्फ ये कह दिया कि शरीर से मैंने उसको जन्म दे दिया है तो बात नहीं बनेगी। आपको बच्चे को चेतना से जन्म देना पड़ता है, और चेतना से जन्म देने के लिए आप में गुरु होने की पात्रता होनी चाहिए। आजकल तो बच्चे वीडियो से ही सीख लेते हैं, मोबाइल की आदत तो हर बच्चे को लगी हुई है। ऐसे ज़माने में आप किताबों पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जो कुछ सीख रहे हैं गॉसिप से, मोबाइल से, सोशल मीडिया वीडियो वगैरह से, उसके दुष्प्रभाव भी उन्हें ही झेलने पड़ रहे हैं ना बेचारों को। तो उनको दिखाई देता है कि ये सब चीज़ें आकर्षक तो बहुत होती हैं कि इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कुछ उठा लिया, लेकिन ये भी दिखता है ये बबल है, जो चलता नहीं, फट जाता है, तो लाभ नहीं होता। तो फिर वो आते हैं और समझना चाहते हैं कि सचमुच क्या है जो हमारे लिए अच्छा है, क्या चीज़ जहरीली है। और हम आभारी हैं कि हम उन्हें सफलतापूर्वक बता पा रहे हैं कि किन चीज़ों से बचो, ज़िंदगी क्या है जो तुम्हारे लिए अच्छा है, और कैसे अपनी ज़िंदगी में निडरता लाओ, प्रेम लाओ और ज्ञान लाओ। शान जी, अब राम मंदिर जो है 22 तारीख तय हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा भी होगी 22 तारीख। किस तरह से देखते हैं इसको और आपके मायने क्या हैं, आपके लिए मायने? हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि धर्म का जो असली अर्थ है वो सब तक लेकर जा पाएँ। और संत सरिता की हमारी श्रृंखला चलती है, उसमें हमारे बड़े प्रेमी गुरु हैं संत कबीर। वो तो दिन रात श्री राम को ही गाते हैं, और वहाँ पे वो राम के भी 4 स्तर बताते हैं। कभी अलग से मौका मिलेगा तो बताएंगे, वो पूरा भजन आप तक लेके आएंगे। तो राम और रामत्व का जो उच्चतम स्तर है, धर्म और अध्यात्म का जो केंद्र है, मर्म है, वहाँ तक हम सबको लेकर जा पाएँ, यही तो हमारा पूरा प्रयास है। आज आपके पिताजी की ईश्वर के जन्मदिन है, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? बच्चों को क्या सीख? मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि उन्होंने कुछ भी मेरे ऊपर थोपने की कभी कोशिश नहीं की। एक साक्षी की तरह वो ज़रा सा दूर खड़े होकर के देखते रहे और मुझे बढ़ने का, पुष्पित पल्लवित होने का पूरा मौका दिया। जहाँ उनको लगा कि मुझे सलाह की या सहारे की ज़रूरत है, वहाँ उन्होंने बहुत धीरे से आगे बढ़ कर के, बहुत सूक्ष्मता से मुझे जो देना था दे दिया। वरना वो मेरी ही प्रतीक्षा करते थे कि मैं अगर चाहूँ तो कुछ पूछने जाऊँ तो बता देंगे। और एक बहुत उन्होंने बड़ा ऊंचा संदेश दिया है सब अभिभावकों को कि बच्चे के ऊपर अपने व्यक्तित्व को लादने की, आरोपित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करो कि बच्चा अपने आप ही सुंदरता से और स्वतंत्रता से बड़ा हो पाए। नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष के एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी रूबरू करा रहा हूँ जो कि मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से अपना नज़रिया रखना है, इसको बखूबी आप जानते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो आप आचार्य प्रशांत जी के नज़दीक आइए और इनसे ज़रूर जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से अपने विचारधारा को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आज जो पूरे भारतवर्ष, पूरे देश और दुनिया में आप जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, अपनी आपकी बातों को कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मैं लोगों से बात करता हूँ। मेरा काम है लोगों तक सच को पहुँचाना, तो वो एक आध्यात्मिक बातचीत होती है जो लोगों से होती है, जीवन शिक्षा है जी। मोटिवेशन से वो बहुत अलग चीज़ है, गुरु के तौर पर जी, साथ ही मित्र के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर, तो वो जीवन शिक्षा है, लाइफ एजुकेशन है जी, अलग चीज़ है मोटिवेशन से जी। और क्या कहना चाहूँगा, सक्सेस को सर किस तरीके से आंकते हैं, तो कैसा होना चाहिए सक्सेस का नज़रिया? ये पता होना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ। उदाहरण के लिए मछली के लिए तो सक्सेस होगी उसे पानी मिल जाए, और पक्षी के लिए सक्सेस होगी उसे आकाश मिल जाए। सबके लिए सक्सेस एक चीज़ नहीं हो सकती। सक्सेस क्या है ये पता होने के लिए पहले पता हो मैं कौन हूँ, मैं मछली हूँ कि मैं पक्षी हूँ। हमें पता ही नहीं होता हम कौन हैं, तो मछली फिर अपनी सक्सेस सोच रही होती है कि मुझे आकाश में उड़ना है, और मेंढक अपनी सक्सेस सोच रहा होता है कि उसे बाइक चलानी है।
पहली चीज़ होती है खुद को जानना, तो इसको वेदांत में आत्मज्ञान कहते हैं, सेल्फ नॉलेज। जब मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, मेरी अंदरूनी हालत क्या है, मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी तकलीफ़ें, मुझे कौन सी चीज़ें परेशान करती हैं, भीतरी असली मेरा दुख क्या है, तो फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे करना क्या है आगे। भाई मुझे मेरी बीमारी पता चलेगी तभी तो आगे मैं अपना इलाज करूँगा ना, और वही इलाज अगर ठीक बैठ गया तो उसको सक्सेस है, सफलता बोलते हैं। तो सक्सेस मिले इसके लिए सेल्फ नॉलेज ज़रूरी है। तो मैं इसको यहाँ तक कह देता हूँ कि सेल्फ नॉलेज ही सक्सेस है, क्योंकि अगर सेल्फ नॉलेज हो गया आत्मज्ञान तो आगे का काम अपने आप होके रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साफ साफ जान जाओ कि आपको बीमारी है और उसके बाद आप बीमारी के बारे में कुछ करो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से नौजवान आज के युग में एक आपाधापी भरी जिंदगी जी रहे हैं और उसमें 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा एम्बिशन क्या है। बस एक दौड़ में वो लगे हुए हैं कि हमें पैसा कमाना है, हमें गाड़ी लेना है, हमें एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, व्हाटएवर। देखिए मछली अगर पहुंच जाएगी ऐसी जगह जहां पंख बेचे जाते हैं, तो ये जो पंखों के जितने दुकानदार हैं या जहां एयर टिकट्स बेचे जाते हैं तो ये पंखों के और फ्लाइट्स के जितने विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, वो मछली को कभी पता लगने देंगे क्या कि आसमान तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह तो सागर है। बिल्कुल। तो आज का जो युवा है उसे पता लगने ही नहीं दिया जा रहा, जो समाज की और पूंजीवाद की और सत्ता की और जो धर्म की जितनी ताकतें हैं, ये जवान आदमी को पता कभी लगने ही नहीं देती वो है कौन। क्योंकि मुझे पता लग गया मैं कौन हूँ, तो मैं काहे के लिए फ्लाइट टिकट खरीदूंगा, उसके बाद तो मुझे डीप सी डाइविंग करनी है ना। ज्यादातर जो हमें बेचा जाता है वो हमारे काम का नहीं होता। और बेचने से मेरा मतलब ये नहीं कि माल, बिल्कुल, बेचने से मेरा मतलब मान्यताएं भी, जो भी हमारी विचारधाराएं, मान्यताएं, आदर्श, मूल्य और बाजार का माल भी, जो स्थूल माल है जो हमें बेचा जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। पर अगर हमें पता चल गया हमारे काम का नहीं है तो दुकानदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए वो हमें कभी पता लगने ही नहीं देंगे कि हम कौन हैं। आपको आपकी आइडेंटिटी पता लग गई, आप फिर उसके बाद गुलाम नहीं बन सकते, आप खरीदार नहीं बनोगे, आपकी जेब नहीं खाली की जा सकती, आपको किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप अपने आप को भुला करके भीड़ों के पीछे चलते रहो, दूसरों के गुलाम बने रहो, दूसरों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहो। इसके लिए सेल्फ नॉलेज को ब्लॉक किया जाता है, उसमें बाधा पहुंचाई जाती है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है, वो आगे बढ़ता रहे। हम लोगों से पहली चीज़ पूछते हैं, तुम जो बने बैठे हो तुम वो हो भी क्या। लोग कहते हैं मैं इच्छाएं कैसे पूरी करें, हम पूछते हैं तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी हैं क्या। लोग पूछते हैं लक्ष्यों में सफलता कैसे मिलोगे, तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे हैं क्या। सुख कैसे पाएं, तुम्हारी सुख की परिभाषा तुम्हारी है क्या। तुम कहते हो हमारे दुश्मन है उन्हें हराएं कैसे, हम पूछते तुम्हें कैसे पता हो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें आकर के औरों ने बोल दिया तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें कैसे पता फलाना तुम्हारा दोस्त है। तुम कुछ भी तो नहीं जानते, क्योंकि कुछ भी जानने के लिए ज्ञान मौलिक होना चाहिए। उसके लिए अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, थोड़ा अलग हट करके एकांत में खतरा उठा करके खुद को और ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। और उस प्रक्रिया में किताबें, ग्रंथ बहुत काम आते हैं। ग्रंथों से भी हमारा नाता टूटता जा रहा है। मौजूदा दौर में प्रशांत जी, जिस तरीके बस आखिरी सवाल, तो मौजूदा दौर में जो ये धर्म युद्ध एक चल रहा है, आप चारों तरफ आप देख लीजिए, चाहे वो राजनीति हो और धार्मिक मान्यताएं जितनी भी हैं, जिस तरीके से आज के युग में अभी प्रबल तौर पे उभर करके सामने आ रहा है, ऐसे में लोग बड़े अचंभित हैं, क्योंकि बहुत सारे कथाकार भी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो कि अलग अलग रास्ता, अलग अलग धर्म उनको अपनाते हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं पा रहे हैं। देखिए धर्म युद्ध तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। गीता में तो श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर ही रहे हैं, युद्धस्व, संघर्ष करो, युद्ध करो, जो भी हो जाए, चाहे अपनों का ही खून बहाना पड़े, चाहे अपना प्राण त्यागना पड़े, पीछे मत हटना। धर्म युद्ध तो बहुत ऊंची बात होती है, पर कहीं धर्म युद्ध हो तो सही। यहाँ जो ज्यादातर हमें देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में और भारत में, वो धर्म युद्ध नहीं है। उनमें अधिकांशतः ये है कि दोनों ही पक्ष जो एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वो दोनों ही अज्ञान में डूबे हुए हैं, दोनों को ही धर्म का कुछ विशेष पता है नहीं। अगर ऐसा हो पाए कि किसी को धर्म का पता चल गया और फिर वो पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाने निकला है, तब उसे धर्म युद्ध कहते हैं। उदाहरण के लिए आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य, उन्होंने धर्म युद्ध करा था। गौतम बुद्ध ने धर्म युद्ध करा था। आप संत काल में जाएं तो संत कबीर ने, गुरुदेव नानक ने, इन लोगों ने धर्म युद्ध करे थे। आधुनिक काल में अगर आप आएंगे तो जितने भी समाज सुधारक थे, उन्होंने धर्म युद्ध लड़े हैं।
गांधी, अंबेडकर, रॉय, ज्योतिबा फुले, आपको स्वामी विवेकानंद को भी उसी श्रेणी में रखना होगा। इन लोगों ने धर्म युद्ध लड़े हैं, रमण महर्षि इन्होंने धर्म युद्ध लड़े हैं। अभी तो जो हम देख रहे हैं वो तो भीड़ युद्ध है, एक भीड़ दूसरी भीड़ से आके भिड़ गई है, उसमें धर्म है कहाँ? काश कि कहीं धर्म देखने को मिले। युवाओं के लिए एक संक्षिप्त संदेश देती सर। अभी Just a moment. It's a very, very important topic. युवाओं के लिए यही संदेश है कि एक ही जिंदगी है, उसको अपनी दृष्टि से जियो, अपनी मौलिकता से जियो, डरना मत और जीवन को व्यर्थ यूं ही भीड़ के पीछे गंवाना मत। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। और अब सर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से कुछ सवाल लेना चाहते हैं। आपने उनकी इतनी सारी बातें सुनी तो कुछ सवाल आपके मन में भी होंगे, तो आप में से कोई आगे आना चाहता है? कोई सवाल आपके मन में? बोलिए बेटा। Sir, I am Pragya from 6th A. So I want to ask you that from where you got the inspiration to read so many books. Welcome, Pragya. And very beautiful and pertinent question. Nice. So, how did I get the inspiration to read books? Books were introduced to me. Very interesting. Great books were introduced. And obviously, when you are in class 3rd, 4th, 5th, 6th, then you do not have the understanding or even the language or the vocabulary to understand all the thick volumes and their context. So what was given to me were the abridged versions. So I was exposed to them, and then in a very natural way, I took to them. I fell in love with books. And that's the greatest thing you can fall in love with, books. The right kind of books, obviously. So, you see, I then needed someone to expose me to those books. My father was there at home and my teachers were there at school. For you all, it's even easier. You have the power of the internet. If you just sit down and search for even 1 hour, you will get to know the books that you need to read at your age, your stage. And then go get those books. You don't even need to search for bookshops. There is Amazon. There's Amazon. And once you get a taste of it, the high spirit, the great kind of the great kind of literature, once you get a taste of it, then you forget all the nonsense that does not even appeal to you. You don't find it attractive anymore. You just want more and more books. And by being a lover of books, I do not mean at all that you should be a bookworm. You should be very active in co-curriculars and sports. And you should be keeping abreast with the affairs of the world. You should be reading the newspapers. So these things should be there, but the books lie at the core of your development. So gather as many books as you can and spend a lot of time reading them. Thank you, sir. I want to ask one more question from you. Why not? That personally, which books are your favorites to read? Today or then? Sir, at then. At that time, David Copperfield, Don Quixote, the abridged version. I'm talking of the English ones, right? Probably because you are speaking English, that's why. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, the entire series. Moby Dick, again the abridged version. So much from Darwin and Oscar Wilde, again all abridged versions. Then one particular book that left a strong imprint on me was Freedom at Midnight. Okay, sir. Freedom at Midnight, from the direction of history. I was also fond of poetry. So there were many small volumes by various kind of poets, more in Hindi. Poetry I
enjoyed more in Hindi. And I would read in all possible directions. There was literature, there was psychology, history, philosophy, sociology, politics, poetry, drama. Whatever I could lay my hands on, I would just go into it. Obviously, I would not understand everything, but it just helped. Also, I read a lot about the great freedom fighters of the world. Yes, First sir. of all the great ones, the young ones who contributed to our own freedom struggle, and also the ones who came from places like France or Britain or US. All these places fought wars for their liberty, right? So I read about them as well. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. And you should also read about the great women of the world in the field of science, in the field of politics, in the field of literature, in the field of spirituality, religion. You should be reading about them. And one particular young girl who impressed me a lot, and you are going to find out her name, was a teenager who led the French in their uprising against the invading army, and she was burnt alive. Yeah, you're going to find out about her, and once you find out about her, you will be won over by her. And that's a power, and you'll see that she's not even a full-grown woman. The difference between your age and hers would be just a few years, and yet she was leading all the grown-ups, and she paid the maximum price possible. Right? So you come across such inspirational figures, and when you come across such figures, life does not remain the same anymore. You want to rise above the everyday mediocrity. You say, I do not belong to all this. I am born to rise high and shine. And there have been great inspirations who have risen so high, right up to the sky, and they have shown. And I too can do the same. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Good afternoon, sir. I'm Divyansh from 7B of Vidyabal Senior Secondary School, Vasundhara. And sir, I have to ask a doubt that you said books are very important for us and basically good books. So sir, how do we identify which books are better for us and which books are not made for us? See, luckily that job has already been done for you. A point comes when you develop your own discretion. You say, I am able to identify on my own the genre I like, the authors I admire, but that comes a little later with some experience and practice. Before that, with some surety, you can rely on what the good websites tell you. So if you go and just search great books to read for a 12-year-old or 14-year-old or 16-year-old, you will get all the information, and you will get long lists, and you can get those books and explore them. Some of them you won't like, but some of them would be absolutely fascinating, and then you can proceed from there. Oh, these are the books I like, so these are the authors that I like. Which are the authors similar to these ones? This particular genre I like, so which are the other books in this genre? This author I like, so which are the other books by the same author? And then you proceed that way. Okay? And you can also obviously take the guidance of your teachers and the other people you think of as knowledgeable. Okay, sir. Thank you so much, sir. Sure. और अब मैं सर की माता जी श्रीमती सीता त्रिपाठी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों को अपने हाथ से सर की बुक्स दें, और आज आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खजाना लेके जा रहे हो सकता खजाने की चाबी भी। और इस बीच जब बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, तब तक हमारे संस्थापक श्री हरिदत्त शर्मा जी सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे।
श्रद्धेय श्रीमती सीता त्रिपाठी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी श्री निशांत त्रिपाठी जी, इस विद्यालय के मैनेजिंग डॉक्टर कपिल शर्मा जी और बैंक के प्रेसिडेंट रोहित शर्मा जी, यहां पर आए हुए सभी मीडिया कर्मी, विद्यालय के छात्र छात्राएं और हमारी अध्यापिकाएं। मैं आचार्य श्री के मुखार विंद से अद्वैतवाद के बारे में कई दिनों से उनके व्याख्यान को सुन रहा था। कल भी मैंने यू न्यूज के संस्थापक चंद्रा जी का और उनका इंटरव्यू देखा। सही मायने में वो एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर, जहां तक मुझे अद्वैतवाद के बारे में समझा है, कबीर जी, रैदास जी और वो सभी कवि, वो कभी संत जिन्होंने भारतीय परंपराओं को एक नई नींव दी। मुझे आज परम श्रद्धेय श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी जी के जन्म शताब्दी समारोह में यहां पर उपस्थित होने का अवसर जो उन्होंने प्रदान किया है, विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल वसुंधरा और हमारी सभी ब्रांचें, उनका इस अवसर पर हृदय से आभार प्रकट करती हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार फिर से हम सभी दोबारा मिलेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार बच्चों से कहना चाहता हूं, जैसा कि हम विद्यालय में एकत्रित हैं, जोर से बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। आज हम स्टूडेंट करेंगे। आप कहाँ से आए, किस क्लास के हैं आप? Actually, the students of high school are very mean for knowledge. They love to converse. So this book is for the library of my school. After this. हमारी बच्चे यामी, मैं जर्नलिस्ट हूँ सर। कैसे लिखते हैं उनका नाम? YAMI। कितनी बड़ी है? 5 years। एक सर नहीं सर आप जाओ, फंक्शन में वो करता हूँ अभी, फंक्शन में जाओ। एक हमारी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए, दिस इज फॉर माय स्कूल एंड फॉर दिस लाइब्रेरी सर आ जाइए प्लीज, आप हमें टाइम दीजिए, आ जाइए।
Okay.